बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व अला सहबी बारिक वसल्लम। तमाम लोग फौरी तौर पर क्लास ज्वाइन करें। आकब अली बेटे तमाम लोगों से कहो कि क्लास ज्वाइन कर लें। आज हमने देखना है कि हम चेन सप्लाई मैनेजमेंट के हवाले से जो ग्लोबल पॉलिसी अपनाते हैं, ग्लोबल नेटवर्किंग करते हैं, वो कैसे काम करती है। फैसलाबाद में डेल का भी ऑफिस है, फैसलाबाद में सैमसंग का भी ऑफिस है, फैसलाबाद में मेट्रो का भी है, फैसलाबाद में टोयोटा का भी फ्रेंचाइज है, नेटवर्क है, फैसलाबाद में जनाब इम्तियाज़ का भी है, फैसलाबाद में डिफरेंट अदारों का भी है। तो इस सारे प्रोसेस को आप कैसे कैरी ऑन करते हैं, इसकी थोड़ी सी हमने मॉडरेशन आज लेनी है कि हम देख सकें कि भाई इसकी क्या सूरत हाल बनती है, कैसे हमने क्या क्या चीज़ें आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर वन, आइडेंटिफाइड फैक्टर दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन टोटल कास्ट व्हेन मेकिंग global sourcing decisions. Number two, define uncertainties that are particularly relevant when designing global supply chains. Number three, explain different strategies that may be used to mitigate the risk in global supply chain. Number four, understand the decision tree methodology used to evaluate the supply chain design decision under certainty. एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हेन यू आर पेनिट्रेटिंग इनटू ग्लोबल मार्केट, जिस वक्त भी आप ग्लोबल मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो कॉस्ट में कोई चीज़ आपको फॉरेन के हिसाब से जो उसका एफ ओ बी है या सी ओ एफ है वो ऐड करना होगा, तब आपके पास प्राइस होगी। आपने अपने प्रॉफिट के साथ एक चीज़ जो बनानी है वो एफ ओ बी कॉस्ट है, तब आपकी सेल प्राइस आपके सामने आएगी। एक इसकी फ़ोटो तस्वीर खींचिए और सब लोगों को मैसेज कर दें, स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास। इस वक्त नमाज का भी टाइम है लेकिन हमारी क्लास का भी टाइम है, तो मैंने भी कुछ देर में पढ़नी है, बाकी लोग भी नमाज के बाद हमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में जो बैरून मुल्क आपने शिफ्टिंग करनी है चीज़ों की, जो आपने सुफियान तो इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, इसको सुफियान क्लास छोड़ते हुए इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है। सुफियान क्लास छोड़ दे, वो इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है। तो बात हम कर रहे थे कि जब आपने ये चीज़ देखनी हो कि किस तरीके से आप इन तमाम प्राइसेस से डील कर सकेंगे, आप इन सारे मामला से कैसे डील कर सकेंगे, तो ये डील करने की जो प्राइस है या डील करने की जो कॉस्ट है या डील करने का जो खर्चा है वो भी साथ इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उसको भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। कॉस्ट, पैसे जो आपने बैरून मुल्क में बनाना है, फ्रेट वगैरह, प्रॉफिट अपना, और फिर इससे आपकी सेल प्राइस होगी। तो ये बात क्लियर है कि जो आपका सामान बैरून मुल्क सेल होना है या जो नेटवर्किंग आपने फॉरेन में यूज़ करना है, वो नेटवर्किंग जो है वो पाकिस्तान में लोकली यूज़ नहीं आप कर सकते, वो लोकली यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा प्राइस आपकी हायर होगी। अपॉर्चुनिटी टू साइमल्टेनियसली ग्रो रेवेन्यूज एंड डिक्रीज कॉस्ट। इसके साथ साथ आपका जो है वो मामला सारे का सारा वो देखा जाएगा कि किस तरह आप इसको कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, या आपके लिए ये कम होता है या ज़्यादा होता है, इससे खर्चे कम होते हैं या रेवेन्यू बढ़ता है, या कोई एडिशनल टास्क आपको मिल जाता है, तो उसमें जनाब क्या मामला सारा, वो सब कुछ आपने यहाँ पर देखना है। अगर आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देखते हैं तो जब जो चीज़ आपकी है ही नहीं इसमें बैच में, वो बाज़ार से खरीद कर तो आप नहीं देंगे। जो चीज़ आपकी लाइन की नहीं है, जो आपके नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, वो कहाँ से फिर इसमें आएगी। तो इसकी फेलियर या सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने रिस्क कितना कवर किया, आपने रिस्क कितना कवर किया। अच्छा, एक बात और ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप शिपिंग करते हैं फॉरेन में,
तो इंश्योरेंस के बगैर आपका सामान शिप में नहीं रखा जाता। तो वो ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि पहले आपने अपने गुड्स को इंश्योर करवाना है। वो इंश्योरेंस वन टाइम की होगी, यानी आपकी शिपमेंट की। उसके लिए आप चार्जेस एडवांस पे करेंगे। अगर आपका ड्यूरिंग शिपमेंट, ड्यूरिंग नेविगेशन, ड्यूरिंग जनाब वो सारी वॉयज वो सामान को डैमेज होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। अदरवाइज वो सारी का सारा उसका प्रॉफिट बन जाता है। तो ये रिस्क जो होगा ये आपने साथ साथ कम करके इसको चलाना है। अच्छा, इसमें बाज़ का ऐसा होता है कि डिमांड और सप्लाई की जो प्राइसेस हैं उनमें भी डिफरेंस आ जाता है, वो भी एक रिस्क बन जाता है। चेक करते रिस्क फैक्टर क्या है। नेचुरल डिजास्टर 35% चांस, स्किल्ड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज 24% चांस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी 20%। मिलते मिलाते इस वक्त जितना भी सामान पाकिस्तान को अल्लाह ने दिया है, और अगर ये ताजर हलाल की खानी शुरू कर दें तो चाइना के ऊपर इस वक्त उनकी सारी की सारी एक्सपोर्ट रुकी हुई है। तो चाइना की एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या था, हमें ये सूरत हाल बड़ा मौका था हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं। एहसान अली फौरी तौर पे, आकब अली उन बच्चों को मैसेज कर दो। आकब अली जी सर, किया हुआ है, अभी नहीं है मैसेज करो कोई टू जानकारी। एट दे आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास। तो ये रिस्क का सर फैक्टर है कि किया हुआ आपका है। कितने परसेंट रिस्क आपके इन्वॉल्व इसमें होगा। तो इसमें रिस्क की परसेंटेज के बाद हम देखते हैं कि डिसीजन कैसे आपने करना है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन ग्लोबल सप्लाई चेन। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं माल, तो आपकी हुकूमत आपको कुछ रायत देती है पैसों में, कुछ कंसेशन दे देती है। जैसे पाकिस्तान से जब आप माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप जैसे एक्सपोर्ट का प्रूफ देते हैं, आपके लोकल टैक्सेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं ज़ीरो रेट टैक्सिंग। जब मैं सेल टैक्स पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ उन बच्चों को कि जनाब दिस इज द सोर्स ऑफ जीरो रेट टैक्सिंग, ये जीरो रेट टैक्सिंग का सोर्स है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के बात को आगे बढ़ाते हैं। परफॉर्मेंट डायमेंशन, जब आपकी ऑर्डर की कम्युनिकेशन है तो क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। सप्लाई चेन विजिबिलिटी की तो क्या चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल की एक्सपेंसेस तो क्या चीज़ें हैं। यूनिट प्राइस एक बनानी है, तो भी मैंने आपको पहले भी यूनिट प्राइस कैलकुलेट करनी बताई। तो क्या कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखेंगी। यूनिट प्राइस में मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड्स होती हैं, और उसके बाद टैक्सेस होते हैं। फ्रेट, जहाज का खर्चा कितना है। अगर आप भेज रहे हैं स्क्वायर फ्रेट से तो खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आप बहरी जहाज से भेज रहे हैं तो बहरी जहाज का खर्चा तो बहुत कम होगा। बहरी जहाज पे आप उम्रे पे जाते हैं तो आपका तकरीबन 4 दिन का शायद वो बनता है वहाँ पर जाने का। तो 4 दिन या 5 दिन, पहले पुराने दौर में 8 दिन होता था। तो उस वक्त 2500 में लोग हज करके आ जाते थे। 2500, 2500 रुपीज़। फिर 5000 बड़ी देर रहा, फिर 6000 बड़ी देर रहा, फिर हवाई जहाज का 15000 हो गया 86 में, 1986 में। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है इसमें कि फ्रेट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। शिपमेंट जहाज से जा रही है खर्चा कम है, शिपमेंट हवाई जहाज से जा रही है खर्चा ज़्यादा है। एक मिनट के लिए होल्ड करके। तो आपने देखना है टैक्सेस कितने पड़ेंगे। अभी देख ली चाइना की और अमेरिका की लड़ाई हो रही है कि वो कहते हैं यार जैसे अब चाइना मुल्क में सामान सस्ता भेज देता है, हमारे वो सस्ता सामान ला के ट्रेवल करनी शुरू कर देता है, तो हम क्यों ना भाईजान इसमें टैक्सेस लगाएं। वो टैरिफ वगैरह लगाते हैं। टाइम कितना लगेगा। ये जो आपकी सी पैक बना है, अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाए, दो तरह से इंटरनेशनल फोर्सेज ने पाकिस्तान को प्रेशर में किया हुआ है, एक फटैफ में और एक उसके बाद जनाब उन्होंने अंडर प्रेशर किया हुआ आपको फाइनेंस में, आईएमएफ ने तो क्लियरली कह दिया जी अपने जो स्टेट बैंक है उसका कंट्रोल हमें दें और उसमें हमें पता चले हमारा पैसा सी पैक में ना लगे। तो इसीलिए पाकिस्तान की मजबूरियां देखते हुए चाइना ने हमें शर्मिंदा करने की बजाय जनाब आगे उसने क्या किया, उसने सारे का सारा काम जो है आगे ईरान की बंदरगाह पे शिफ्ट कर लिया। तो बता मैं आपको ये रहा था कि यहाँ से वो उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर एक फोर्स बनाए फौज की शक्ल में, वो हर मुल्क ने बनाई है, दस्ते पर लगाए उस फौज के, और उसके बाद वो ऊपर से सारे का सारा सामान उसका चाइना का आगे सी पैक चले। लेकिन ये चूंकि वो गवर्नमेंटों के मसाइल भी हैं,
अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप टाइम डिलीवरी है वो भी देखना है, कम से कम ऑर्डर कितना है। अभी मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर करूँगा, उसमें जनाब वो फेसबुक में है, उसमें लिखा हुआ है कि जी कि जनाब क्या काम की पोजीशन है, काम की पोजीशन ये है कि आप हमें जनाब ये अली बाबा की एक चीज़ है जिसमें लिखा है 12 वोल्ट एयर कंडीशनर, मिनिमम क्वालिटी कितनी, मिनिमम क्वांटिटी कितनी, 200 यूनिट, और उसकी प्राइस है $2 शायद, पाकिस्तान में $4 का पड़ जाएगा। तो जितना ये आपका पाउच होता है 1 फुट का, इतना वो बनाया हुआ उसने जनाब। एयर कंडीशनर 12 वोल्ट का, वो आप यूएसबी के साथ लगाते हैं, वो आपको ठंडी हवा देनी शुरू कर देता है। तो प्रोडक्ट रिटर्न, इन्वेंट्रीज, वर्किंग, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक करके लाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है जब आपने ग्लोबली डील करना, ऑफ शोर का मतलब है दूसरे मुल्कों के साथ डील करना। तो इसमें कॉस्ट के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है? कॉस्ट जो बनाने की है उसके अलावा इसके अंदर फ्रेट शामिल हो जाता है, वहाँ तक शिफ्ट करने का मामला शामिल हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने यहाँ देखनी है। ऑफशोर डिसीजन, टोटल कॉस्ट, नंबर 1 सप्लायर प्राइस। फॉर ए मोमेंट स्टॉप करता हूँ मैं इसको, और उसके बाद जनाब रिकॉर्डिंग पॉज हो गई है। एक कॉल आ गई बड़ी ज़रूरी, मैं अच्छा जी, एक सप्लायर प्राइस हो गई, एक भाजी इसके बाद टर्म्स कंडीशन कौन कौन सी हैं वो भी, डिलीवरी कॉस्ट क्या है वो भी, उसके बाद जनाब इन्वेंट्रीज की क्या पोजीशन है वो भी, ये सब कुछ आप चेक करके यहाँ पर लाते हैं। और ये आपकी उसकी कॉस्ट के अंदर, उसके ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग, स्टोर कहाँ करना है। आजकल आप अली बाबा के साथ भी डील कर सकते हैं, आजकल आप अमेजोन के साथ भी डील कर सकते हैं, आजकल आप जो है जैसे मेट्रो से भी डील कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से भी डील कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से आप डील कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है, लेकिन खर्चा फिर आपको बर्दाश्त करना है, एक्सपेंस वहां तक डिलीवर करने का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम सर, क्लास पढ़ा रहे हैं, हुक्म सर। सर, सर जी मैं क्लास पढ़ा रहे हैं सर। तो हम इस चीज़ की को यकीनी बनाते हैं कि भाई आपने रेजोल्यूशन कि इसका ऊपर खर्चा कितना आएगा। मेरे बच्चों, 10 रुपए की डबल रोटी फैसलाबाद में है, अगर आपने कराची में बेचनी है या इस्लामाबाद में बेचनी है या आपने दुबई में बेचनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी होगी। ये खर्चे आपको पड़ जाएंगे, इसके अंदर रिस्क बहुत कुछ इन्वॉल्व है। हो सकता है वहां तक जाते चीज़ें डिले हो जाए, हो सकता है वहां पर डिमांड फ्लक्चुएट कर जाए, हो सकता है वहाँ प्राइस पर रेट फ्लक्चुएट कर जाए। रोजाना तो डॉलर बढ़ रहा है। खान साहब से पहले डॉलर था 105 रुपए का, 110 रुपए का। वो क्या था कि जो साहबदार था वो बैरून मुल्क से कर्जा ले रहा था, $15 बिलियन उसने बाहर से कर्जा लिया, लेकर उसने सारे का सारा डॉलर जो है ना वो छोड़ दिया इसमें मार्केट में। वो एक मेरा जानने वाला था, तो वो बता रहा था कि यार मैं ना अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे 2-3 लाख रुपया ले लेता हूँ, मैं कारोबार करना है, फिर उससे रोजाना उसी 2-3 लाख रुपए में से 1000, 2000, 3000 डेली दे जाता हूँ, 1000, 2000, 3000 डेली दे जाता हूँ। फिर पैसे खत्म हो जाते, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो सारे का सारा ना नुकसान हो गया, लॉस हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। वही पैसे खुद भी खाता रहता हूँ, अम्मी को भी देता रहता हूँ, अम्मी भी राजी, मैं भी राजी। तो इसी तरह साहबदार भी हमारे मुल्क के साथ कर दिया हुआ है। तो रिस्क आपने ये चीजें देखनी है, एक्सचेंज रेट डेली चेंज हो रहा है। जब ये डॉलर गिरा है तो डॉलर के बाद मसाइल जो हमें आए हैं, कुछ अहमक हुकूमत थी कि इनको पता ही नहीं था करना क्या, और उसके बाद बाकी सारी मसाइल। अब रिस्क की कैटेगरीज क्या, डिस्ट्रप्शन, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, आपने सामान भेजा है,
खुदा न खास्ता वहाँ जो है वो 3 दिन वो डिले नहीं हुआ आपके सामने, मिस्र में सुएज कनाल में वो फँस गया था कंटेनर ग्रीनविच, और उसके बाद 300 शिप इधर-उधर फँस गया। ये लेबर के झगड़े हो गए, कोरोना फैल गया और किसी वजह से डिले हो गया, सिस्टम रिस्क हो गया, बिजली बंद हो गई, फोरकास्टिंग एरर्स हो गई, तो ये भी आपके पास सारे के सारे रिस्क में है। इसी तरह चला अगर आपने किसी से सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसका काम वो बीमार हो गया या फिर ऑर्डर नहीं मिल रहा, या एक्सचेंज के रिस्क है या कोई और चीज़ है, तो इन्वेंट्री स्टॉक में ख़त्म हो गई है, कैपेसिटी नहीं है उसकी, या मशीन ख़राब हो गई है, मशीन का पुर्जा ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए इसको रिस्क को आपने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे? अब रिस्क तो आ गया, इसके लिए सबसे पहले आपको प्लांट की कैपेसिटी बनानी होगी। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास एक रूम है जिसका रेंट है 2000। तो 2000 में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो 2000 में मेरे पास वहाँ पर बैठने की गुंजाइश है 10 बच्चों की, या 20 बच्चों की। मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो रेंट है 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो हर बच्चे के ज़िम्मे 1000 आ रहा है। मेरे पास बच्चे हो गए 20, तो 2000 डिवाइडेड बाय 20, तो हर बच्चे के ज़िम्मे कितना आ गया जनाब? 2000 को जब मैंने 20 पे डिवाइड किया तो 100 रुपीज़ हर बच्चे के ऊपर इसका फेयर आ गया, रेंट आ गया। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि इसके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने से मसला हल हो सकता है। कैपेसिटी इंक्रीज़ कीजिए। बस के ऊपर डीज़ल लगना है 3100 का लाहौर के लिए, बैठे बंदे हैं 10, तो 10 बंदों पे वो हर एक का 310 रुपए डीज़ल पड़ गया है। अगर वहाँ पर बैठे हुए बंदे आपके पास 62, तो 3100 डिवाइडेड बाय 62 हर एक का जनाब वो तकरीबन 5 रुपए या 10 रुपए हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी देखनी है। रिडंडेंट सप्लायर जो बार-बार ऑर्डर देते हैं, उनको अब आपने मद्देनज़र रखना है, जो ऑर्डर देकर भूल जाते हैं उनको नहीं। इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, रात को भी अपना बंदा लगाइए, नेट पे ऑनलाइन रहे और उसके बाद रिस्पॉन्स करें। स्टॉक बढ़ा दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए। चेंजेस अगर चीज़ों में आ रही हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी चेंज कीजिए, और उसके बाद पूल और एग्रीगेट डिपार्टमेंट को मुहैया कीजिए। रिसोर्सेज जो है उनकी कैपेबिलिटी देखिए, लेबर की कैपेबिलिटी बढ़ाइए। 3 बड़ी बातें यहाँ पर ज़रूरी हैं। नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एबिलिटी टू इंक्रीज़ न्यू प्रोडक्ट्स जितनी हो सकती है मार्केट में बढ़ाएँ। पहले आप कॉटन से डील करते हैं, मेड अप से डील करें। पहले आप रोटी से डील कर रहे हैं, डबल रोटी से डील करें। पहले आप जनाब अनकुक्ड फूड बेच रहे हैं, आप कुक्ड फूड बेचिए। तो वैरायटी बढ़ाइए, मिक्स को बढ़ाइए और वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए। वॉल्यूम इस तरह फ्लेक्सिबल करें अगर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। आजकल हर दुकान पे चिकन का रेट 500 के करीब है। उसकी वजह ये है कि चिकन की डिमांड कम हो गई है, उन्होंने चूज़ा ही नहीं डाला। एक दिन का चूज़ा पीछे 85 रुपए का है। कल मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी 85 रुपीज़ का, वो भी बीमार, और उसमें मरने की रेशियो जो है 10% है। 100 डालते हैं तो 10 मर जाते हैं, तो ब्रायलर तो बनता ही नहीं। तो इस वक्त इसकी कॉस्ट मज़ीद बढ़ जानी है। और दूसरा ये कि पहले इस पे रोटियाँ इस्तेमाल करते थे, अब इसमें बाजरे की फूड आ रही है, तो बाजरा पहले 30-35 रुपए था, अब वो भी बैठे हुए 70 रुपए हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रख के वॉल्यूम की फ्लेक्सिबिलिटी को देखना होता है। अच्छा, डेडिकेटेड नेटवर्क ये है कि एक ही यूनिट से दूसरे को सप्लाई हो। फ्लेक्सिबल नेटवर्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका यूनिट एक से नहीं सेल हो रहा, दूसरे को भेजें, तीसरे को भेजें, चौथे को भेजें। अगर पहले यूनिट में चीज़ें कम सेल हुई है, पहले की दूसरे को भेजें, तीसरे को भेजें, चौथे को भेजो, डिवाइड करती जाएँ। उसके बाद चेन नेटवर्क है विद वन लॉन्ग चेन। अगर आपने किसी एक को भेजना है तो आप पहले खुद एक को भेजिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर जो है वो पहले सप्लाई आखिरी वाला माल फिर पहले सप्लायर को, और उसके बाद ये चेन नेटवर्क के मुख्तलिफ हमारे पास नेटवर्क की फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जिनको भी हमने डिस्कस यहाँ किया है कि ये जितनी बढ़ जाएगी मार्जिन बढ़ जाएगा, जितनी डिमांड अनसर्टेनिटी कम होगी आपकी चीज़ें कम हो जाएंगी, जितना लॉन्ग चेन होगी उतनी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपने ज़हन में रखते हुए आगे चलना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अच्छा डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपने ये चीज़ देखनी है कि कितनी देर में आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपके खर्चे कितनी देर में पूरे हो रहे हैं, ये कॉस्ट का डिसीजन है, कॉस्ट का डिसीजन है। आज आपके डॉलर की, आज आपका 1 रुपया जो है उसकी वैल्यू है ₹1, कल वो मार्केट में 1 रुपए का नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, हो सकता है वो 99 पैसे का हो जाए, फिर 98 पैसे का। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपने देखना है कि आपको कुछ बचता है या नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका काम है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम नहीं है। ये फाइनेंस वाले में कैलकुलेट कर देते हैं।
आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। 1000 यूनिट की डिमांड है और 1000 यूनिट के लिए ये रेट है। उसके बाद जनाब 3 साल की कॉस्ट ये है, स्पॉट प्राइस ये है और इन्फ्लेशन फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन फैक्टर को कैलकुलेशन में कि हमें कुछ बच रहा है कि नहीं। देखिए हमें कुछ पैसे बच रहे हैं पॉजिटिवली। ये फार्मूले होते हैं, ये मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में समझाता हूँ, आपको नहीं समझाने क्योंकि आपका ताल्लुक सप्लाई चेन से है, फाइनेंस से नहीं है। तो हमने देखा कि हमारी जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी वो 3-4 सालों बाद 60,000 कुछ की रह जाएगी। तो हमें जनाब ये मार्केट में स्पॉट रेटिंग की क्या पोजीशन है, बचना 60,000 रुपया है और लॉस होना है 5400, 5471 रुपये लॉस होगा और बचेगा 60,000 रुपया। तो कुछ ना कुछ बच ही रहा है ना, तो कुछ ना कुछ नेट में जो बचेगा तो ये प्रोजेक्ट जो है बेहतर है, इसे कैरी ऑन करना। अच्छा जी, मैंने डिफरेंट डिसीजन ट्रीज, सब कुछ डिसीजन ट्रीज हैं जो आपने देखनी है, कौन सा फैसला करें, पोर्टफोलियो में कैसे रखें, अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट चलानी है या नहीं। एक दिन मुझे एक प्रोजेक्ट एमएच केबल चाहिए थी, तो मैंने रेक सिटी छाना कोई ना मिला, तो मैंने उसके लिए जनाब ये दराज वालों से रब्ता किया। दराज वालों से मैंने देखा ये मेरे घर के पास ही उनका ऑफिस है, यहाँ आइडियल स्वीट के पास गुलिस्तान कॉलोनी में। तो उन्होंने कहा कि हम नकदों पे चीज़ नहीं बेचते, आप हमारे ऑफिस में ऑर्डर लिखाएं तो वहाँ से यहाँ आएगी। बहुत बड़ा शोरूम उन्होंने लिया यहाँ पर। तो खैर वो मैंने जब वहाँ देखा तो फिर मैंने उसके व्यूज़ पढ़े कि ये इसकी क्या सूरत हाल है प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों के क्या व्यूज़ हैं, लोगों ने पहले भी तो खरीदी होंगे। सिर्फ व्यूज देखकर ही मैं फैसला कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्होंने लिखा था दिस इज नॉन ऑपरेटिव। बहुत सारे लोगों ने कहा था डर्टी प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट। तो व्यूज देखकर ही मैंने, तो जब मैं दराज की शॉप पे गया यहाँ फैसलाबाद में, तो मैंने देखा उनका अपना जाती कंटेनर खड़ा है जो रोज लाहौर से कराची से सामान यहाँ लेकर आ रहा है। तो नेटवर्क डिजाइन में आपने ये भी देखना है कि मैनेजर को ये मेथड्स मेथोडोलॉजी समझ आ गई है, वो डिमांड और प्राइस को फोरकास्ट कर सकता है, इनकी बुनियाद पे वो फैसले कर सकता है। हर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डिसीजन मेकिंग ट्री जो होता है उसमें सबसे पहले अपने नंबर, तादाद और ड्यूरेशन को कंसिडर करना है। दूसरे नंबर पे आपने फैसले की प्राइस कैलकुलेट करनी है कितनी, और तीसरे नंबर पे आपने वैल्यूएट करना है डिसीजन ट्री। थोड़ा सा फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। डिसीजन ट्री में मेथोडोलॉजी जो आप यूज़ करेंगे वो देखना है कि एक दिन की प्रोडक्शन की आप बात करें, एक वीक की प्रोडक्शन की बात करें, एक मंथ की प्रोडक्शन की बात करें, एक क्वार्टर की फोरकास्टिंग करनी है, टाइम कितना है, ये 1 साल की फोरकास्टिंग करनी है। समोसे है तो डे, उसके बाद फर्नीचर है तो मंथ, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर टाइप्स चीज़ें हैं तो क्वार्टर। ये चीज़ें इसमें देखी जाएंगी और इसके बाद इसकी फ्लक्चुएशन की वजूहत देखी जाएंगी। आजकल शादियां नहीं हो रही, फ्रिज रेफ्रिजरेटर भी सेल नहीं हो रहे। आजकल शादियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। आजकल जनाब शादियां नहीं हो रही तो फर्नीचर का बुरा हाल है। आजकल शादियां बहुत ज़्यादा हो रही है तो फर्नीचर की प्राइस, अनसर्टेनिटी और सैनिटैरिटी को आपने देखना है, प्राइसेस की चीज़ों को देखना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके शोरूम में बड़ी बड़ी चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाती है, तो टाइम फैक्टर को आपने मनी फैक्टर के साथ कंपेयर करके देखना है। उसने बताया वेयर हाउस की स्पेस देखें। नंबर 2, 3 साल के लिए कम से कम आप जगह हायर करें और उसके बाद एक लीज जो है वो मिनिमम 3 ईयर्स के लिए उसको आप कैरी ऑन करें। 3 साल की वो लीज आपकी होनी चाहिए। 100,000 फुट जगह चाहिए। फिर डिसीजन टेकिंग ट्रीज, फिर कैलकुलेशन मैथमेटिकली, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ ट्री की तरफ चलता हूँ। एक चीज़ की ये डिमांड है, ये प्राइस है। ये डिमांड एंड प्राइस की आपने फोरकास्टिंग कर ली। अगर कीमत 1 रुपया 32 पैसे हो गई, तो अगर ये आप क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन तो कहते हैं 25%। रूटीन प्राइस $1.20 है, अगर आप $1.20 में इतना इजाफा करेंगे तो इतनी हो सकती है। फिर डिमांड की क्या पोजीशन होगी, अगर आपकी कीमत जो है वो $1.08 कम हो जाती है, फिर डिमांड की क्या पोजीशन होगी। अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है 80 यूनिट और प्राइस भी बढ़ जाती है तो क्या। अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाती है और डिमांड भी कम हो जाती है, तो ये फोरकास्टिंग आपने करनी है। कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज रखा जाता है। जब मेरे पास कोई फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए आता है तो मैं 15 से 20%, 25% तक क्वेश्चन रखता हूँ कल प्राइस में। हो सकता है 25% बढ़ जाए, हो सकता है 25% कम हो जाए। आपने देखा है इसी शहर के अंदर टमाटर 400 किलो में भी सेल हुआ है। इसी शहर में
टमाटर 400 रुपए में भी किलो में भी सेल हुआ, 200 में भी सेल हुआ, आजकल 100 रुपए का 4 किलो है। तो फोरकास्टिंग और डिमांड आपने साथ साथ चेक करनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जनाब जब हमने एनालाइज करना है, मैं तो ये आगे इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन है, इनकी तरफ मैं इतनी तवज्जो नहीं दे रहा। आगे आता है कि आप किसी चीज़ की नोट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पीवीपी इसकी कैलकुलेशन करनी होगी कि मेरे पास इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है। ये उसने हमारे सामने कैलकुलेशन की हैं कि जब वो चार जो मैंने ट्री आपको दिखाया उन चारों की फाइनेंशियल कैलकुलेशन की हुई है। बाजू का डिमांड इतनी है, प्राइस इतनी है, डिमांड इतनी है, प्राइस इतनी है। तो ये सारी कैलकुलेशन अब इस टेबल में आपके सामने आती है। और से देखिए, डिमांड 120 यूनिट, प्राइस इतनी, डिमांड 120 यूनिट, प्राइस इतनी, डिमांड 80 यूनिट, प्राइस इतनी, डिमांड 80 यूनिट और प्राइस इतनी। ये सारी कैलकुलेशन फाइनेंस से यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल पे शो हो गई है। इनमें कौन सी सूरत हाल बेहतर है भाई, कौन सी सूरत हाल हमारे लिए बेहतर है? आप देख रहे हैं कि दो में तो नेगेटिव हो गया और दो में पॉजिटिव हो गया। एक तो हमारे लिए ये सूरत हाल बेहतर है, एक हमारे लिए ये सूरत हाल बेहतर है। बाकी में दोनों में नेगेटिव, ये का मतलब हमें लॉस हो रहा है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। फिर हमने इसको क्वेश्चन देकर, देखिए प्राइस का क्वेश्चन दिया है, चीज़ों का डिमांड का क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन देकर हम इसको कैलकुलेशनों को दोबारा ब्रॉड लेवल पे ले जाएंगे, ब्रॉड लेवल। फिर सारी कैलकुलेशन हमारे सामने आएंगी, फिर एक डिसीजन मेकिंग होगी। तो डिसीजन मेकिंग में अब जब यह सब पॉजिटिव जा रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा फीजिबल प्रोजेक्ट कौन सा है? इनमें सबसे ज्यादा फीजिबल प्रोजेक्ट ये है कि डिमांड कितनी है 144 यूनिट, प्राइस है 97 पैसे। डिमांड भी हाईएस्ट, प्राइस भी लोएस्ट। डिमांड 144, प्राइस भी हाईएस्ट। डिमांड 144, प्राइस भी मिडल। ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, दिस वन, और ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है। ये सबसे हाईएस्ट डिमांड है और ये सबसे लोएस्ट डिमांड है। तो इनमें कौन सा ट्री बेहतर है हमारे लिए? हम 1 लाख यूनिट के लिए स्पेस ले रहे हैं या 44,000 यूनिट के लिए स्पेस ले रहे हैं? हमारे पास ये जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ये बेहतर है, इसके बाद ये बेहतर है। 33 सबसे ज्यादा हुआ, फिर 23, फिर उसके बाद ये 3 बेहतर है, फिर उसके बाद ये ऑप्शन बेहतर है, फिर उसके बाद ये ऑप्शन बेहतर है। तो ये सारी कैलकुलेशन फाइनेंस की हमें नज़र आ गई कि इनमें कैलकुलेट फार्मूलों ने करने हैं, अकाउंटेंट ने करके हमें फोरकास्टिंग देनी है। तो आपने ये फोरकास्टिंग नहीं करनी, ये फोरकास्टिंग आपको फाइनेंस वाले करके देंगे। सबसे बेहतर डिसीजन ये होगा। हो सकता है ऑलवेज फेवरेबल ना हो सकता है ऑलवेज फेवरेबल ना हो सकता है कम फेवरेबल हो सकता है एक स्क्वायर फुट जो है 1 लाख स्क्वायर फुट आप यूनिट जगह लेना चाह रहे हैं, मौके पे कितनी मौजूद है? मौके पे 44,000 स्क्वायर फुट है। तो आपको कौन सी चीज सूट करती है ये सिचुएशन। लेकिन हो सकता है कल को जगह तो आप ले लेते हैं, जगह तो आप ले लेते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कीमत और डिमांड तो आपके कंट्रोल में नहीं ना। कीमत किसने बनानी है? मटेरियल, लेबर और एफएच ने, फैक्ट्री ओवरहेड ने। तीनों को जमा करेंगे, मुनाफा डालेंगे, कीमत। अगर मटेरियल सस्ता मिल रहा है आपकी चीज सस्ती है, अगर लेबर सस्ती मिल रही है लेबर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस सस्ती है। लेकिन ये डिमांड तो आपके कंट्रोल में नहीं ना। मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता कि मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट परचेज करे। बाकी लोगों को भी बताएं क्लास हो रही है, कम इन दी क्लास, क्लास के अंदर आए और उसके बाद जनाब क्लास की तरफ तवज्जो दें। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस ये डिमांड आपके कंट्रोल में और सप्लाई नहीं हमेशा होती। अब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये कैटेगरी है जिसमें सबसे बेहतर सूरत हाल नजर आती है। अब इसकी कॉस्टिंग करनी है कि शय मुल्क से बेचना है, ऑनशोर या बैरून मुल्क भेजना है, ऑफशोर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करना है या ऑनशोर। मेरी फैक्ट्री है, ये मैं सीलिंग फैन बनाता हूँ गुजरांवाले में। तो गुजरांवाले में सीलिंग फैन जब मैं बना रहा हूँ तो कॉपर का पंखा जो है वो महंगा बिक रहा है और जो सिल्वर
वायर का पंखा बिजली के धड़ूस निकाल देता है, वो सारे का सारा जो है वो सस्ता बिक रहा है। और एक और कैटेगरी भी है, वो है हाइब्रिड, कि डीसी भी चल जाता है, एसी भी चल जाता है। खुर्शीद वालों का ये इसी तरह तो वो जनाब मिल जाता है तकरीबन 3500, 5000, 4400, 4500 में। आप बेशक उसे सोलर से चला लें, बेशक उसे 220 से चला लें, वो दोनों के जरिए चल जाता है। तो ये चीज़ें ऑन शोर और ऑफ शोर की मैं अब कैलकुलेशन करने लगा हूँ। बैरून मुल्क बेचना है या यहाँ पर बेचना है। आजकल पूरी दुनिया के प्लांट जो है वो चाइना चले गए। पूरी दुनिया के लेबर सस्ती है, लेबर सस्ती है। और ये प्लांट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, मलेशिया भी इधर भेज रहा है, जापान भी इधर भेज रहा है। तो ये सोलर डिसीजन जो प्लांट है, एक प्रोडक्ट हमने लिए वो देखते हैं। यहाँ पर 40 पैनल की जो कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट 1 मिलियन है इतनी, और यहाँ पर 8 मिलियन कैपेसिटी, और ये उसकी कॉस्ट। यहाँ एक्सचेंज रेट कितना है, यहाँ एक्सचेंज रेट कितना है। कि सोलर पैनल की बात हो रही है, आजकल हर बंदा सोलर के पीछे लगा हुआ है। तो मैंने भी 8 9 10 प्लेटें लगाई है। कल मैंने सोएब से कहा था, उसके लिए मुझे इन्वर्टर ढूंढ के बताया, तो उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ इन्फॉर्मेशन ये आज मुझे लेकर देगा। तो ये पोजीशन है कि बिजली आना नहीं प्रॉब्लम, और बिजली हो इतनी महंगी गई है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त भी मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहां पर क्या पोजीशन है, एक मैंने ट्यूबलर बैटरी लगाई हुई है, 12 वोल्ट का सोलर लाइट चल रही है, और एक 7 वाट का यहाँ पर सेवर चल रहा है। वो जो बल्ब है तो उससे काफ़ी लाइट हो गई है। फैन नहीं चल रहा, तो इससे मेरे लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज हो जा रही है, और ये काम भी। तो ये मैं देखूंगा कि मुझे एक दिन में कितने यूनिट मेरे इस्तेमाल होते हैं। अगर ये काम सोलर हो तो कम से कम ट्यूबलर बैटरी के ऊपर सारी की सारी जनाब वो मेरी कॉस्ट जो है वो तो कवर हो जाना है। अब कैलकुलेशनें हुई, कैलकुलेशनें हमारा हिस्सा नहीं है, ना ही मैंने कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये है कि आप इसको एक मरतबा फिर डिसीजन ट्री पे लाके चेक करेंगे। डिसीजन ट्री पे कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज वो देख रहा है, वो इंक्रीज डिक्रीज देख रहा है अपने कैलकुलेशनों के हिसाब से। अब जनाब फिर कैलकुलेशन हुई, फिर हमारे पास आया, इससे ज़्यादा ये मैं रिकॉर्ड भी नहीं करने देता, ये भी प्रॉब्लम है। तो पीरियड 1 की वैल्यूएशन, अंदरूनी मुल्क सामान बेचने पे इतना प्रॉफिट है, इतने यूरो। अगर आपने मुल्क के अंदर सामान बेचना है तो इतने यूरो प्रॉफिट है ऑन शो। ये ना पैसा, इतने यूरो आपकी फैक्ट्री को बचने हैं अगर आपने अंदरूनी मुल्क माल बेचना है तो। और दूसरे नंबर पे अगर आपने माल बैरून मुल्क बेचना है, अगर आपने ये सामान जो है दूसरे मुल्कों में बेचना है, फिर क्या पोजीशन होगी? फिर हमारी पोजीशन ये होगी, फिर हमारी पोजीशन ये है कि कैटेगरी 2 में, ये थोड़ी कैसे रिमूव कर दूँ ताकि सारा हमें समझ आ जाए। हमारी पोजीशन उस वक्त ये होगी ऑन शोर में, जब हमने ये कैलकुलेशन है तो ये इतना मुनाफा हमें कैलकुलेट होके आ रहा है। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे कि जनाब ये कैलकुलेशन है तो अंदरूनी मुल्क के लिए 3 4 कर ली। अब आते हैं ऑफ शोर के लिए, बैरून मुल्क के लिए पीरियड 1 की वैल्यूएशन, इतने यूरो बचेंगे। कैल ऑफ शोर में कैटेगरी 2 में इतने यूरो बचेंगे। इतने यूरो की ये टेबल कंप्रीहेंसिवली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इन दोनों में से एक डिसीजन हम देखना है कि सारा माल एक्सपोर्ट कर दें या सारा माल यहीं रखें। तो आपका सवाल मुझसे है कि सर सारा माल एक्सपोर्ट किया जाए ऑफशोर या सारा यहीं बेचें। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ डिसीजन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के भी हैं। जब आपने पूरे मुल्क के अंदर, सारे मुल्क के अंदर हाउसिंग स्कीमें बना देनी है, और वो सारी की सारी ज़मीन जो यूज़ हो रही थी इस काम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो वीट गंदम के लिए, फूड ग्रेन के लिए, वो सारी की सारी यूज़ हो रही थी आपके इसके लिए, गन्ने के लिए। तो फिर आपको हाउसिंग सोसाइटी के पैसे जेब में डालिए, फिर आपको ज़रूरत क्या है एग्रीकल्चर की? लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन प्लाट बनाकर आप ही सेल कर रहे हैं, मैं नहीं सेल कर रहा रकबा।
मेरी अपनी एक सोच है कि मेरे पास जितना भी रकबा होगा, अभी अल तो नहीं है कोई लोकल ये प्रॉपर्टी है या शहरों में ही है, कोई एग्रीकल्चर रकबा नहीं है। अगर मेरे पास होगा तो मैं उसे सेल किसी सूरत नहीं करूँगा, चाहे मुझे कोई करोड़ रुपया भी एकड़ का दे, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। बेशक मैं वहाँ बाग लगा लूँ, बेशक मैं वहाँ पर कोई फार्म हाउस बना लूँ, बेशक मैं वहाँ पर अपनी वो काश्तकारी कर लूँ, लेकिन मैं उसे किसी सूरत भी सेल नहीं करूँगा। ज़मीन को सेल नहीं करूँगा और ना किसी के साथ शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें आपने अपने मद्देनज़र रखनी है, ये चीज़ें अपने अपने सामने रखनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये देखे कि जब आपने चीज़ें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें कॉस्ट होंगी और उसके बाद इन चीज़ों की जब आपने सेल परचेज़ करनी है, तो सेल परचेज़ में आपने कौन-सी चीज़ यकीनी बनानी है, आपने यकीनी ये बनाना है कि क्या सारा माल आपने अंदरूनी मुल्क ही सेल करना है, क्या सारा माल आपने बैरूनी मुल्क सेल करना है। अगर आपने ग्लोबल सप्लाई चलानी है, मैंने बोला, तो आपको और तरह का डिसीजन लेना होगा। अगर आपने अंदरूनी मुल्क चलानी है, तो आपको और तरह का डिसीजन लेना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने सामने मद्देनज़र रखेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, इसी को कंट्रीब्यूट करेंगे। हाज़िरी बनाकर फौरी तौर पे अपलोड कीजिए। आज का लेक्चर लिखकर आप भेज दें। एहसन अली, फिर तुम बाद में मुझे आकब अली गिला करते हो कि सर मेरा एम ग्रेड बनता था, ए बनता था, लेकिन तुम लोग कोई भी बंदा लेक्चर लिखकर नहीं भेज रहा। एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीक से मैं इंशाल्लाह आपका मिड होल्ड करूँगा। क्लास से डिस्कस कर लेंगे कैसी क्लास होनी है, कैसा मिड होना है, वो एक दिन पहले मैं डिस्कस करके फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। टाइमिंग कोई भी रखेंगे, हो सकता है इफ्तार के बाद टाइमिंग रख लें, हो सकता है कोई मॉर्निंग में सुबह-सुबह रख लें, जो कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर ली जाएगा। ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाज़िरी भेज दीजिए। जी हाज़िरी, हाँ जी। सर, मैं भेजता हूँ लिख के लेक्चर जी आपको। बाकी बच्चों को भी बेटे कहा, तुम्हें कहा है बाकी बच्चों को भी बता दीजिए। जी सर, ओके, थैंक यू। शुक